नमस्कार दोस्तों, यूर सिलेक्शन योर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जी तोड़ मेहनत कर रहे होंगे। आज के इस अंक में मैं लेकर आया हूँ शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण की विधियाँ, शिक्षण की युक्तियाँ एवं शिक्षण सूत्र से संबंधित 10 महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर। यह प्रश्न आपकी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए आपको मैं एडवाइस करता हूं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कर लीजिए। चलो शुरू करते हैं आज की इस परिचर्चा को। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण अभिरुचि एवं शिक्षण दक्षता से संबंधित इस सीरीज का यह 19वां भाग है। पिछले 18 भागों में हमने कुल 381 क्वेश्चन आंसर हल किए हैं। यदि अभी तक आपने वे वीडियोज वॉच नहीं किए हैं, उन सभी वीडियोज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पिन किया गया है। आप उनके लिंक पर क्लिक करके उन्हें वॉच कर सकते हैं। आज के इस अंक में हम कुल 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में शिक्षण से संबंधित कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आप प्रश्नों को पढ़िए, चारों विकल्पों को पढ़िए और सही उत्तर को बताने की कोशिश कीजिए। पहला प्रश्न है, आपकी राय में छात्रों को प्रेरित करने के लिए सर्वोत्तम साधन क्या है? आप एक टीचर्स हैं और छात्रों को प्रेरित करना चाहते हैं, तो इन 4 साधनों में से सर्वोत्तम साधन कौन सा होगा? आपको कुछ कोड्स वर्ड्स पर विशेष रूप से फोकस करना है, जैसे यहाँ पर लिखा है सर्वोत्तम। ऑप्शन नंबर पहला है दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का प्रयोग, पाठ को सबसे रोचक बनाना, छात्रों का सहयोग करना या छात्रों के माता पिता से नियमित रूप से मिलना। देखा जाए तो चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हमें सर्वोत्तम साधन को चुनना है। प्रश्न का सही उत्तर है पाठ को सबसे रोचक बनाना। इसके माध्यम से आप छात्रों को मोटिवेट या प्रेरित कर सकते हैं। आपको ध्यान दिला दूं कि जब अध्यापक पाठ को विभिन्न उदाहरणों जो कि विद्यार्थी के आम जीवन से संबंधित होते हैं के माध्यम से पढ़ाता है, तो विद्यार्थी उसमें रुचि लेते हैं और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिक प्रभावी होती है। तो इसलिए यदि कोई टीचर्स किसी चैप्टर या लेसन को रोचक बनाना चाहता है, तो छात्रों को मोटिवेट करने के लिए वह उदाहरणों के माध्यम से जो कि विद्यार्थी के जीवन से संबंधित हैं, इनके माध्यम से विद्यार्थी को पढ़ने में रुचि पैदा कर सकता है और अपने टीचिंग और लर्निंग प्रक्रिया को अधिक इफेक्टिव या प्रभावी बना सकता है। ऑप्शन नंबर 2 प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, प्ले वे विधि के प्रवर्तक निम्न में से हैं। एक विधि है प्ले वे, इसके प्रवर्तक या जनक कौन है, यह पूछा गया है। फ्रेडरिक विलियम फ्रोबेल, डाल्टन, सिगमंड फ्रायड या मॉन्टेसरी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, फ्रेडरिक विलियम फ्रोबेल को प्ले वे विधि के प्रवर्तक या जनक माना जाता है। और आपको यहाँ पर यह भी बता देता हूँ कि फ्रेडरिक विलियम फ्रोबेल जर्मनी के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे। वे पेस्टालोजी के शिष्य थे। उन्होंने किंडरगार्टन की संकल्पना दी तथा शैक्षणिक खिलौनों का विकास किया, जिन्हें फ्रोबेल उपहार के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना कि प्ले वे विधि के प्रवर्तक या जनक हैं फ्रेडरिक विलियम फ्रोबेल। यह जर्मनी के शिक्षा शास्त्री थे, पेस्टालोजी के शिष्य थे, किंडरगार्टन यानी केजी की संकल्पना इन्होंने दी और शैक्षणिक खिलौनों का विकास भी इन्होंने किया। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मुझे लगता है आप प्रश्न को अच्छे से समझ चुके होंगे। अगला प्रश्न है,
बाल विहार यानी किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति निम्न में से किसकी देन है? बाल विहार जिसे अंग्रेजी में किंडरगार्टन कहते हैं, कई बार यहाँ पर केवल बाल विहार लिखा होगा, कई बार केवल किंडरगार्टन लिखा होगा। तो बाल विहार शिक्षण पद्धति निम्न में से किसकी देन है? टीपी नन इनकी नहीं है, स्पेंसर की भी नहीं है, और इसके अलावा मॉन्टेसरी की भी नहीं है। प्रश्न का सही जवाब होगा फ्रोबेल। ठीक है, तो फ्रोबेल ने दी है बाल विहार या किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति। और किंडरगार्टन एक कक्षागत कार्यक्रम है जिसमें सामान्यतः 3 से 6-7 वर्ष के बालकों को सम्मिलित किया जाता है। तो LKG UKG आपने अवश्य सुना होगा और आपने हो सकता उसमें पढ़ा भी होगा। तो बाल विहार शिक्षण पद्धति या किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति फ्रोबेल की देन है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से प्रश्न को समझना है और सही उत्तर क्लिक करने की कोशिश करनी है। यहाँ पर पूछा गया है, एक अध्यापिका ने क्षेत्र मिति पढ़ाना प्रारंभ करते समय सबसे पहले सभी सूत्र श्यामपट्ट पर लिख दिए। इससे पता लगता है कि वह अनुसरण कर रही है। कौन सी विधि का या कौन सी उपागम का? यहाँ पर 4 उपागम या कहें विधियां दी गई हैं। आपको कोड्स वर्ड्स पर ध्यान देना है। तो अध्यापिका क्षेत्र मिति पढ़ा रही है और उसने पढ़ाना जब प्रारंभ किया तो सबसे पहले क्या किया? सभी सूत्र यानी फॉर्मूले या कहें नियम श्यामपट्ट अर्थात ब्लैक बोर्ड पर लिख दिए। तो वह कौन सा मेथड यूज कर रही है? आगमन उपागम का, निगमन उपागम का, प्रायोगिक उपागम का या व्यवहारिक उपागम का? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 निगमन उपागम का या कहें निगमन विधि का। निगमन विधि में पहले क्या करते हैं? नियम बताते हैं यानी सूत्र बताते हैं, सिद्धांत बताते हैं, और उन नियमों सिद्धांतों या कहें सूत्रों के माध्यम से किसी उदाहरणों पर पहुंचा जाता है या तथ्यों पर पहुंचा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आपको मैं यहाँ पर यह भी बता देता हूँ कि निगमन विधि में या निगमन उपागम में सामान्य से विशिष्ट की ओर तथा सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो कई बार प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर तथा सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किस विधि में या किस उपागम में किया जाता है? तो जवाब होगा निगमन उपागम में। और आपको ध्यान रखना है कि इस विधि में पहले नियम बताए जाते हैं, फिर उससे संबंधित उदाहरणों को प्रस्तुत किया जाता है। इस उपागम का प्रयोग सामान्यतः ऊंची कक्षाओं के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए किया जाता है। तो निगमन विधि में पहले नियम बताए जाते हैं या कहें सूत्र बताए जाते हैं या कहें सिद्धांत बताए जाते हैं, और उन नियमों या सूत्रों के माध्यम से उदाहरणों को प्रस्तुत किया जाता है, और इसका प्रयोग सामान्यतः हायर कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाने के लिए किया जाता है। तो निगमन उपागम में पहले नियम बताए जाते हैं, आगमन उपागम में पहले उदाहरण बताए जाते हैं। अभी आगे हम इस प्रकार के प्रश्नों पर भी डिस्कस करेंगे। आप ध्यान से वीडियो को वॉच कर लीजिए। अगला प्रश्न है, यहाँ पर पूछा गया है, बालकों को जितना कम से कम संभव हो उतना बताया जाए और जितना अधिक से अधिक संभव हो उतना खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। यह परिभाषा दी है। खोजना यहाँ पर एक शब्द लिखा गया है, तो यह परिभाषा किसकी हो सकती है यानी यह कथन किसका हो सकता है? प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रांग, किलपैट्रिक, थॉर्नडाइक या फ्रोबेल? इन 4 विकल्पों में से हमें सही विकल्प को क्लिक करना है। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रांग की यह परिभाषा दी है। और आपको मैं यहाँ पर ध्यान दिला दूं कि प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग को ह्यूरिस्टिक विधि का जन्मदाता माना जाता है। प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रांग ने विज्ञान के विषयों में शिक्षण देने के लिए ह्यूरिस्टिक पद्धति का प्रयोग किया या कहें विकास किया, और उन्होंने ह्यूरिस्टिक विधि को परिभाषित करते हुए यह परिभाषा दी थी। ठीक है,
तो यह कथन या परिभाषा है प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रांग का, और आर्मस्ट्रांग को ह्यूरिस्टिक विधि का जन्मदाता माना जाता है। इस प्रकार विकल्प नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आगमन विधि में प्रयुक्त होने वाला शिक्षण सूत्र है। निगमन विधि हमने पिछले प्रश्न में डिस्कस किया। यहाँ पर पूछा गया है आगमन विधि में प्रयुक्त होने वाला शिक्षण सूत्र। शिक्षण के सूत्र, शिक्षण की युक्तियाँ, शिक्षण के सिद्धांत, इस प्रकार के प्रश्न पर आपको ध्यान देना अनिवार्य है। अज्ञात से ज्ञात की ओर यह नहीं हो सकता है, अमूर्त से मूर्त की ओर नहीं होगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर नहीं होगा। प्रश्न का सही उत्तर है ज्ञात से अज्ञात की ओर प्रयुक्त होने वाला शिक्षण सूत्र है आगमन विधि में। ठीक है, थोड़ा सा और मैं विस्तार से इसके बारे में बता देता हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए और प्रश्न की भाषा और विकल्पों को समझने की कोशिश कीजिए, तभी आप इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से समझ सकते हैं। आगमन विधि में प्रयुक्त होने वाला शिक्षण सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो कई बार प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि किस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर और विशिष्ट से सामान्य की ओर शिक्षण सूत्र प्रयोग किया जाता है, तब जवाब होगा आगमन विधि। और यहाँ पर ध्यान देना है कि आगमन विधि के द्वारा किसी समस्या को हल करने के लिए सबसे पहले ज्ञात तथ्यों या नियमों का सहारा नहीं लिया जाता, यानी पहले नियम या सूत्र नहीं बताया जाता, बल्कि विद्यार्थियों को यानी बच्चों को कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, जिससे वह अपनी सूझबूझ या समझदारी तथा तर्क शक्ति का प्रयोग करते हुए इन उदाहरणों का मूर्त तथ्यों का सामान्यीकरण करते हुए किसी नियम या सिद्धांत तक पहुंचते हैं। तो आगमन विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और बच्चा अपनी सूझबूझ, अपनी समझ से, अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करते हुए उदाहरणों का मूर्त तथ्यों का सामान्यीकरण करते हुए किसी नियम या सिद्धांत तक पहुंचते हैं। तो पहले उदाहरण बताएंगे और उदाहरण के माध्यम से किसी नियम या सिद्धांत पर पहुंचेंगे, तो वह विधि होगी आगमन विधि। और यदि पहले नियम या सूत्र बताएंगे और उस नियम या सूत्र के माध्यम से किसी उदाहरणों पर पहुंचेंगे, तो उसे कहेंगे निगमन विधि। तो आगमन और निगमन विधि आपको ध्यान में रखना है। और आगमन विधि में आपको, जो कि मैं बता चुका हूँ, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, इस प्रकार के शिक्षण सूत्र प्रयुक्त किए जाते हैं, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण की प्राचीन विधि है। सोशल साइंस टीचिंग की सबसे प्राचीन विधि इनमें से कौन सी है, यह पूछा गया है। निरीक्षण समाधान विधि, निरीक्षण विधि, व्याख्यान विधि या प्रायोगिक विधि। चारों विकल्पों को पढ़िए और सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि को सामाजिक विज्ञान शिक्षण की प्राचीन विधि के रूप में जानी जाती है। और आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिए कि व्याख्यान विधि में शिक्षक औपचारिक रूप से तथा नियोजित रूप से किसी विषय या समस्या पर भाषण देता है तथा सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। और आपको यहाँ पर यह भी ध्यान में रखना कि व्याख्यान विधि शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि है, यानी टीचर सेंटर्ड टीचिंग मेथड है। शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि है जिसमें छात्र निष्क्रिय होता है, श्रोता मात्र होता है। तो कई बार प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि है, जवाब होगा व्याख्यान विधि यानी लेक्चर मेथड। और कई बार प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से किस विधि में छात्र निष्क्रिय एवं श्रोता मात्र होते हैं, तब भी जवाब होगा व्याख्यान विधि या लेक्चर मेथड, क्योंकि इसमें टीचर भाषण देता है, लेक्चर देता है और बच्चे निष्क्रिय होकर एक श्रोता के रूप में ध्यानपूर्वक सुनते हैं। मुझे लगता है आप प्रश्नों को अच्छे से समझ चुके होंगे और अच्छे से हैंडल कर पा रहे होंगे। हम आखिरी के प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं, ध्यान से आप वीडियो को वॉच कर लीजिए। यहाँ पर पूछा गया है, एक अध्यापिका कक्षा में रामायण पढ़ाना चाहती है, उसके द्वारा अपनाई जाने वाली विधि होनी चाहिए।
कोई मैडम है यानी अध्यापिका है, वह क्लास में रामायण पढ़ाना चाहती है, तो वह रामायण पढ़ाते समय कौन सी विधि प्रयुक्त करेगी या यूज करेगी? ह्यूरिस्टिक विधि, क्षेत्र भ्रमण विधि, व्याख्यान विधि। ह्यूरिस्टिक नहीं हो सकता, क्षेत्र भ्रमण नहीं हो सकता, व्याख्यान भी नहीं हो सकता। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, कहानी विधि। ठीक है, यानी स्टोरी मेथड आप इसे कह सकते हैं। इस विधि का प्रयोग रामायण पढ़ाने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, क्यों किया जा सकता है यह भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ताकि आप इसे आसानी से समझ पाएंगे और इस प्रकार के प्रश्नों को आप गलत नहीं करोगे। कहानी विधि में किसी विषय वस्तु को कहानी के माध्यम से पढ़ा जाता है तथा बच्चों को सक्रिय रखने के लिए बीच बीच में प्रश्न पूछा जाता है। इसमें रामायण से संबंधित पात्रों के बारे में सभी छात्र लगभग जानते हैं, इसलिए रामायण को कहानी के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है। तो आप कहानी के रूप में रामायण को पढ़ा सकते हो, बच्चे उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और बच्चों को सक्रिय रखने के लिए आप बीच बीच में प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 प्रश्न का सही उत्तर है। आखिरी के 2 प्रश्न हैं आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर पूछा गया है, सामाजिक अध्ययन विषय की एक अध्यापिका कक्षा 8 के विद्यार्थियों को मतदान प्रक्रिया के बारे में पढ़ाना चाहती है। सबसे उपयुक्त विधि जिसका उपयोग किया जाना चाहिए वो है। सोशल साइंस या सोशल स्टडीज विषय की एक मैडम यानी अध्यापिका कक्षा 8 के विद्यार्थियों को मतदान प्रक्रिया यानी वोटिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ाना चाहती है, तो सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होगा इसके लिए? आगमन निगमन विधि नहीं हो सकता है, पाठ्य पुस्तक विधि यह भी नहीं हो सकता है, परियोजना विधि या डाल्टन विधि, इन दोनों में से एक। तो डाल्टन विधि भी नहीं होगा। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 परियोजना विधि। देखा जाए तो सभी विधियों से आप पढ़ा सकते हैं, लेकिन प्रश्न में पूछा क्या गया है सबसे उपयुक्त विधि। कुछ शब्दों पर ध्यान देना है, सबसे बेस्ट मेथड कौन सा हो सकता है? तो प्रायोजना विधि सबसे बेस्ट यहाँ पर होगा। और यहाँ पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि यही क्यों हो सकता है। परियोजना विधि के माध्यम से वह बच्चों को मतदान करने, मतदान में प्रयुक्त सामग्री, मतदान के क्रियाकलापों और पूरी मतदान प्रक्रिया के वास्तविक परिस्थिति के बारे में सक्रिय सहभागिता के माध्यम से सिखा सकती है। यानी प्रोजेक्ट मेथड या परियोजना विधि आप कह सकते हैं। तो इससे बच्चे उसे आसानी से समझ पाएंगे कि कैसे मतदान होता है, उसमें प्रयुक्त सामग्री कौन कौन सी होती है और उसकी एक्टिविटीज यानी क्रियाकलाप क्या क्या होते हैं। इस प्रकार बच्चे उसे आसानी से समझ पाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 प्रश्न का सही उत्तर होगा। आज का आखिरी प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर पूछा गया है, गति का तृतीय नियम पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि है। यहाँ पर भी क्या लिखा है? सबसे उपयुक्त विधि। तो गति का तृतीय नियम पढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा हो सकता है? निगमन विधि, प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि या आगमन विधि। 4 विकल्प हैं, सही विकल्प को हमें क्लिक करना है और सही उत्तर को बताना है। प्रश्न का सही जवाब है आगमन विधि। आगमन और निगमन विधि के बारे में हम ऑलरेडी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। गति का तृतीय नियम पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि यहाँ पर कौन सी हो सकती है? आगमन विधि। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आगमन विधि में विद्यार्थियों के सामने कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, जिससे वह अपनी सूझबूझ तथा तर्क शक्ति का प्रयोग करते हुए इन उदाहरणों के मूर्त तथ्यों का सामान्यीकरण करते हुए किसी नियम या सिद्धांत तक पहुंचते हैं। इस प्रकार यह विधि पर्याप्त संख्या में स्थूल उदाहरणों से कोई फॉर्मूला या हम कह सकते हैं नियम या सिद्धांत निकालने की विधि है। तो आपको ध्यान रखना कि आगमन विधि में क्या करते हैं, विद्यार्थियों के सामने कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और विद्यार्थी अपनी सूझबूझ, अपनी तर्क शक्ति, अपनी समझदारी का प्रयोग करते हुए इन उदाहरणों के मूर्त तथ्यों का सामान्यीकरण करते हुए किसी नियम या हम कह सकते हैं सिद्धांत तक पहुंचते हैं। ठीक है, इसलिए गति का तृतीय नियम यदि आप पढ़ा रहे हैं तो इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड होगा आगमन विधि।
और निगमन में क्या करते हैं, पहले नियम बता देते हैं यानी सिद्धांत बता देते हैं यानी सूत्र बता देते हैं, और उन नियमों सिद्धांतों या सूत्रों के माध्यम से किसी तथ्यों पर या कहें उदाहरणों पर पहुंचा जाता है। तो आज के इस अंक में, इस परिचर्चा में हमने कुल 10 प्रश्न हल किए, जो कि टीचिंग से संबंधित, टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग पेडागोजी या टीचिंग साइकोलॉजी का 19वां भाग था। पिछले 18 भाग में हमने 381 प्रश्न हल किए हैं। सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में था और है, आप उन्हें वॉच कर सकते हैं। यदि आपने यह वीडियोज पूरी वॉच की है अच्छे से, तो आप बताएं कि प्ले वे विधि के प्रवर्तक या जनक कौन है। इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दीजिएगा। वीडियो यदि अच्छी लगी तो लाइक अवश्य कीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो आप अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं अगले पार्ट्स में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।